वेलकम बैक बच्चों आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स टर्मिनोलॉजी किया था, फर्स्ट लॉ एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था। उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा था। उसके बाद हम लोगों ने उसी के अंदर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन निकाले थे, हीट, वर्क, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के लिए। तो इसके बाद हम अपना थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं हम कौन कौन से अपने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बच्चों, हम लोगों ने हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर बोला था कि अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स को समझना है तो हमें उसके लिए हमारे थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स की नॉलेज होना जरूरी है। एक्चुअली ये 10 पैरामीटर्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं, ये 4 होते हैं: इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा बेसिक्स बता दिया था, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और एंथैल्पी क्या होती है, लेकिन हमने वहां पर इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया था। एक्चुअली ये पॉइंट्स हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा बेसिक्स था कंप्लीट, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट्स के अंदर ये स्टार्ट होते हैं। और इनके अंदर भी हमारे जो ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं हमारे बीएससी या एमएससी के सिलेबस के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारे पास जो ये टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट और जो प्रेशर एंथैल्पी चार्ट और अवेलेबल, अनअवेलेबल एंड इरिवर्सिबिलिटी का है, ये हमारे पास ये 3 हैं, ये हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को हम आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है, वो आता था प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी एंड मिनिमम एनर्जी। तो यहां पर एक अगर हम बात करें, एक लाइन बोले कि ऑल द नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस follow this principle। क्या बोल दिया कि ये जो हमारा जो फर्स्ट ये जो प्रिंसिपल है, मिनिमम मैक्सिमम एंट्रोपी और मिनिमम एनर्जी, तो कह रहे कि जितने भी हमारी नेचुरल रिएक्शंस हो रही हैं, जितने भी नेचर के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, प्रोसीड हो रही हैं, या हम बोल सकते हैं जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी, इसको फॉलो करेगा। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहां पे कवर करेंगे व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रिएक्शंस। अब इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझने के लिए यहां पर एक वर्ड आ जाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी की डेफिनेशन हमें यहां पे हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है। एक्चुअली यहां पर बच्चे हम जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर्ड। तो यहां पर हमारे पास जो आता है, फिर आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से हमें एंट्रोपी की डेफिनेशन मिलती है। एंट्रोपी का जो जनरेशन हुआ है हम बोल सकते हैं वो कहां से हुआ है, सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, एंट्रोपी। सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, एंट्रोपी। तो अगर हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझना है तो यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझने के बाद अगर हम इस प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं तो हमें एंट्रोपिक वर्ड इसको समझना पड़ेगा। अब इस वर्ड को हमें कहां से मिलता है, ये मिलता है फ्रॉम सेकेंड लॉ। इसकी हमें जो डेफिनेशन मिलती है, अराइज होता है, वो कहां से होता है, फ्रॉम सेकेंड लॉ। अब बच्चे इस एंट्रोपी को समझने के लिए अगर हम बात करें तो हमें इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय डिसऑर्डर। कि डिसऑर्डर क्या, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट ये एंट्रोपी ही है यहां पर इस पूरे के पूरे पार्ट में, और एक ये गिब्स फ्री एनर्जी जो कि सबसे ज्यादा जिसकी एप्लीकेशंस है। अगर हम बात करें हमारे सॉल्यूशन चैप्टर की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, केमिकल इक्विलिब्रियम की, फेज इक्विलिब्रियम की, हम सबसे ज्यादा जो यूज करने वाले हैं एक्चुअली के एंट्रोपी टर्म को यूज करने वाले और गिब्स फ्री एनर्जी को। और एक्चुअली अगर हमें इनकी नॉलेज अच्छी तरीके से ना हो तो हमें सब कुछ डिफिकल्ट लगता है। तो हम इनको डिटेल में करने वाले कि एंट्रोपी मिलता है हमें सेकेंड लॉ से। एंट्रोपी को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए डिसऑर्डर क्या होता है। अगर हम डिसऑर्डर को समझना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट्स। हम माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को समझेंगे बच्चे। तो अब देखो क्या हुआ, हम पहले इनको सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कवर करने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये डिसऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, फिर हम बात करेंगे माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट्स क्या होती है, क्योंकि फाइनली ये रिलेटेड होता है किससे,
एंट्रोपी से। फिर हम फोर्थ अगर हम बात करें, फिर हम बात करेंगे एंट्रोपी की बात, डी पॉइंट, इस तरीके से। तो इसको समझने के लिए हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो, और अब एंट्रोपी को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन कहां से है? सेकंड लॉ से। तो इनको करने से पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, हम ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये दो हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बच्चे। तो हम सेकंड लॉ को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहीं से इसकी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा एंट्रोपी का। तो हम जो पहले करेंगे, यहां पर हम हमारे पास इन पॉइंट्स को समझने के बाद इस एंट्रोपी के एक्सप्रेशन से पहले हम यहां पर हमारा सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कवर करेंगे। इसको मैं डी की जगह, हम एंट्रोपी को समझने के बाद हम इसको ई पॉइंट बोल सकते हैं। एंट्रोपी को समझेंगे, फिर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, ई पॉइंट। इस ई के बाद जब हम इसको थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ कर लेंगे, यहीं से हम एंट्रोपी फैक्टर्स करेंगे, ऑन विच एंट्रोपी डिपेंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। यहीं पे हम देखेंगे कि एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड इन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज। अगर मैं कोई आइडियल गैस है, उसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज करता हूं, तो उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। तो जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, ये ई पॉइंट, इसी के साथ साथ हम ये करेंगे कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर एंट्रोपी को अफेक्ट करते हैं, एंट्रोपी चेंज क्या होते हैं रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख देते हैं बच्चे, एंड ये एक्सप्रेशन। इसी के बाद हम यहीं पे क्लैसियस इनइक्वालिटी, यहीं पर हम लोग करेंगे, यहां पे हमारे पास कार्नोट साइकिल या इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। उनको प्रूव भी करेंगे हमारे पास। फिर आफ्टर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अपना देखेंगे, ये फिर इसको हमें समझना इजी हो जाएगा कि एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी एंड मिनिमम एनर्जी क्या बोलता है। तो इसी के बाद हम एफ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, जो कि हमारा क्या है, प्रिंसिपल। इन सभी पॉइंट्स को बच्चे जो हमने ये समझने की कोशिश की, हम मैथ का यूज करेंगे, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा यूज करेंगे यहां पर इनको समझने के लिए। अब इन पॉइंट्स के बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो इस पॉइंट के लिए जो थर्ड पॉइंट हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर किस लिए जनरेट होता है, व्हाई, हाउ इट अराइज, ये कैसे अराइज होता है, व्हाई इट्स अराइज, किस लिए अराइज हुआ है, हाउ वी मेजर इट, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक, जो हम यहां पर स्केल्स की बात करेंगे कि हम इसको मेजर अलग अलग स्केल्स के अंदर करते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास व्हाई वी नीड डिफरेंट स्केल, डिफरेंट स्केल्स की बात करेंगे। यहां फिर हम थर्मोडायनेमिक स्केल की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल टेम्परेचर के बाद फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारे पास दो टाइप की थी, ये हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके बारे में बात करेंगे। इनको हम लास्ट में कवर करेंगे। जब हम ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज कर लेंगे तो हम थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स की बात करेंगे, एच, यू, एच, जी एंड, इनको हम डिटेल में करने वाले हैं इस बार, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इस वजह से हम हमारा सेकंड पार्ट कवर करेंगे, और जब हम इस वजह से कवर करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है या बीएससी और एमएससी का, बीएससी सेकंड ईयर का जो सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का, तो इसके अंदर हमारे पास उसकी जो थर्ड यूनिट और जो फोर्थ पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स, वो हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ये हम बोल सकते हैं स्लाइटली एडवांस पार्ट हो गया, जो प्रीवियसली जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है उससे ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम इसको एंट्रोपी को नहीं समझ पाते हैं बच्चे। ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बोले एंट्रोपी है, क्योंकि इस एंट्रोपी का यूज हम सभी जगह करने वाले, और एंट्रोपी को हम इस वे से समझने वाले, स्पॉन्टेनियस से, फिर डिसऑर्डर से, मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट से, फिर हम एंट्रोपी की बात करेंगे। एंट्रोपी की बात करने के बाद हम फिर ये स्पॉन्टेनियस और ये प्रिंसिपल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स को कवर करेंगे। इनके बाद हम फिर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल और उसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स।
इनको भी हम देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल, अनअवेलेबल एंड इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, तो इनको हम लास्ट में कवर करेंगे स्लाइटली, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कुछ इसकी डेफिनेशन बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ऑल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड पोजेस ए नेचुरल डायरेक्शन। कह रहे जितने भी चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। क्या हुआ, अगर हम बोलते हैं एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं रोलिंग ऑफ स्टोन, रोलिंग ऑफ स्टोन। अगर स्टोन रोल करेगा तो हाइट से क्या करेगा, लोअर की तरफ, वो माउंटेन से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर आप गैस को रखो तो गैस ऑलवेज क्या करती है, एक्सपेंड करती है। ऐसा नहीं आपने एक चैम्बर के अंदर गैस रख दी, वो कॉन्टैक्ट होगी, वो कॉन्टैक्ट नहीं होती, वो ऑलवेज क्या होती है, एक्सपेंड होती है। उसके बाद ऐसे हम बोलते हैं कि जो हीट ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर वो कहां से होती है, हॉट टू कोल्ड। कि अगर कोई एक आपके पास एक रोड आयरन की उसका ज्यादा टेम्परेचर है, कोल्ड है, तो ऑलवेज जो हीट ट्रांसफर होगी कहां से होगी, हॉट टू कोल्ड। अगर ऐसी आपकी कॉफी रखी हुई है, गर्म आपने हॉट कॉफी बनाई, कॉफी अगर आपने नॉर्मल कप में रख दी तो थोड़ी देर के बाद वो कैसी हो जाएगी, कोल्ड। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आपने कप में ठंडी कॉफी रखी और थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाए। तो देखो इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये यहां से कभी कॉन्टैक्ट नहीं हो सकती गैस। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं, कह रहे हैं इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और वो कैसी होती है, फिक्स होती है। तो अगर डायरेक्शन फिक्स होगी इसका मतलब वो कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। या इसकी सेकंड डेफिनेशन अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं कि जितने भी प्रोसेस हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होते हैं, प्रोसीड करते हैं, अगर उनको उनकी हालत पे छोड़ दिया जाए, when they left to themselves, यानी कि अगर उन पे हम कोई अटेम्प्ट ना करें ताकि वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाए, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना कोई प्रोसेस फेवर करता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल, ये लाइक फर्स्ट एग्जांपल है, हमने 100 कॉइंस लिए। अगर सभी पहले ऑल हेड थे, ऑल हेड, अब हमने इनको क्या किया, फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद हमें क्या पता चलेगा बच्चे यहां पर कि कुछ हेड आएंगे और कुछ क्या आएंगे, टेल आएंगे, दोनों पॉसिबिलिटी आएंगे। अब हमें नहीं पता कि कितने हेड आएंगे कितने टेल आएंगे। सो ओवरऑल हमारे फ्लिप करने से हमारे सिस्टम के अंदर क्या चेंज आया। अगर हम नेट चेंज की बात करते हैं, ओवरऑल चेंज की बात करते हैं, तो जो इनिशियली हमारा सिस्टम एक ऑर्डर्ड सिस्टम था, यानी कि सभी के सभी कॉइन्स हेड थे, फ्लिप करने के बाद क्या हो गया, कुछ हेड आ गए कुछ टेल आ गए। इसका मतलब हमारा सिस्टम एक ऑर्डर से क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड सिस्टम बन गया। अगर हम एनर्जेटिक की बात करें कि हमारे इस प्रोसेस के अंदर या इस सिस्टम के अंदर बिफोर फ्लिपिंग या आफ्टर फ्लिपिंग कोई एनर्जी में चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो हमारे जो कॉइन्स है ये तो एनर्जी को एक्सचेंज ही नहीं करते, ना एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते, ना ही सराउंडिंग के साथ। तो यहाँ पे एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। तो एनर्जेटिक्स में अगर हम देखते हैं तो नो चेंज आएगा। फिर तो क्वेश्चन रह जो वाई कांट इट गो इन रिवर्स, कि अगर हम इनिशियली हमारे कुछ कॉइन हेड ले लें और कुछ कॉइन टेल ले लें और हम उसको फ्लिप करें, तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगे या कितनी चांसेस होंगे कि हमारे सभी के सभी कॉइन आइदर हेड आ जाएं या आइदर टेल आ जाएं, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें इसका आंसर स्टैटिक्स से मिलता है और वो बोलता है कि जैसे जैसे हमारे नंबर इंक्रीज होते हैं, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट की या एक पर्टिकुलर चांस की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑल कॉइन्स इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ह्यूज नंबर दैट आर पॉसिबल आर नेग्लिजिबल, कि जैसे जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी कि सभी कॉइन्स हेड आ जाएंगे, तो एक ही हो सकती है, इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमारे पास एक ही चांस हो सकता है कि सभी के सभी एक ही आइदर हेड आएं या आइदर टेल आ जाएं। तो अभी हम पर्टिकुलर हेड की बात करें तो उसका तो एक ही चांस है, लेकिन हमारे दूसरे डिफरेंट चांस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो अब ये बोल रहा है कि अगर जो डिफरेंट मैक्सिमम अलग अलग हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ चांसेस थे, उसके अंदर से केवल एक चांस जिसमें सभी के सभी हेड आ जाएं, ऐसा होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और ये डिफ़िकल्टी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम नंबर इंक्रीज करते हैं। या हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, कि माना कि आप लोग रेस लगा रहे हो, आप अकेले बंदे हो वहां पे रेस लगाने के लिए, तो आपका जो फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी वो 100% है, आप भी फर्स्ट आओगे। लेकिन अगर 2 हो गए तो अब आप सेकंड आ सकते, तो आपकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट आने की क्या होगी, 50% चांस हो गई। अगर 3 है तो अब आप थर्ड आ सकते, तो आपकी और डिक्रीज हो गई।
अगर 10 होगी तो अब क्या पता ना फर्स्ट आओ ना सेकंड आओ ना था, तो अब आपकी ज्यादा डिक्रीज। अगर 100 है तो उसके अंदर आपकी जो फर्स्ट आने के चांस और ज्यादा डिक्रीज। अगर मैराथन में ही पार्टिसिपेट करो जहां पे हजारों या लाखों पार्टिसिपेट करें तो अब आपकी क्या होगी, डिक्रीज। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है आपके एक जो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं फिनोमिना की जो एक पर्टिकुलर, तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है तो बच्चे जैसे नंबर इंक्रीज होते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पर्टिकुलर इवेंट की। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, नेक्स्ट प्रूव करेंगे इसको मैथमेटिकली विद एग्जांपल्स ऑफ कॉइन लेके कि हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी की वो डिक्रीज हो जाती है जैसे हम नंबर इंक्रीज करते हैं। इसको मैथमेटिकली, क्योंकि जो अभी एग्जांपल दिया ये हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था, लेकिन ये समझने के लिए था कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होंगे हमारी प्रोबेबिलिटी या हमारे जीतने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी का सेकंड एग्जांपल अगर हम लें कि हमारे पास एक हॉट आयरन रोड है, एक ऐसी एक कोल्ड, एक का टेम्परेचर 200 एक का 100 है। अगर हमने दोनों को कांटेक्ट में लाया तो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 150। तो हम नेट चेंज क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, 150। रिजल्टेंट 150 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। एनर्जेटिक, हम एनर्जी की बात करें तो क्या होगा यहां पर एनर्जेटिक में, तो यहां पर जो हीट फ्लो होगी कहां से होगी, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, कि ऑलवेज हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी यहां पर। और कौन सी हीट, कैसे हीट जा रही है, तो कह रहे हैं कि यहां पे हम रेंडमाइज काइनेटिक एनर्जी है, क्या हुआ, इसका टेम्परेचर हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका हमारे पास। जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इसके एटम और मॉलिक्यूल्स ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे। अगर ये सभी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम बोलते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज काइनेटिक एनर्जी। यहां पे क्या है, रेंडमाइज, सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं हमारे पास। अब क्या हुआ कि जैसे इनको कांटेक्ट में लाया तो कह रहा है जो रेंडमाइज काइनेटिक एनर्जी थी इसकी, क्योंकि इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, वो कहां फ्लो करेगी, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ये एनर्जेटिक यानी कि हीट कर रही है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, और ये हीट क्या होगी यहां पे ये रेंडमाइज काइनेटिक एनर्जी फ्लो कर रही है हॉट टू कोल्ड। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां पर व्हाई इट कांट गो इन रिवर्स, ये निशान लगा दिया था हम लोगों ने। तो यहां पर एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट ही था बच्चे, तो देखो क्या हुआ, कह रहे कि ये कोल्ड से हॉट की तरफ क्यों नहीं जा सकता, हमारे पास हीट, ये हॉट से कोल्ड ही क्यों जाता। तो यहां पे बोला है कि द प्रोसेस विच लीड टू नॉन यूनिफॉर्म शेयरिंग ऑफ एनर्जी, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, द प्रोसेस विच लीड टू नॉन यूनिफॉर्म शेयरिंग ऑफ एनर्जी आर नेग्लिजिबल। कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का एक यूनिफॉर्मली इक्वली शेयर ना हो उसके होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, होना ही फेवर नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं। तो ऑलवेज प्रोसेस या रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिसके अंदर हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाए। और इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे सेकंड लॉ के अंदर। अभी हम सेकंड लॉ करेंगे इन टॉपिक्स के बाद, तो उसमें इसी को हम प्रूव करेंगे कि ऐसा जो एटम मॉलिक्यूल्स आयंस होंगे वो इक्वली हमारी एनर्जी को शेयर करना फेवर करेंगे, ना कि वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमने बोला है तो यहां पे देखो, जब इसने इसको यहां पे हीट ट्रांसफर हुई तो ओवरऑल टेम्परेचर कितना 150, यानी कि यूनिफॉर्म शेयरिंग ऑफ एनर्जी होगी दोनों की 150। अगर हॉट कोल्ड टू हॉट होता तो इसका टेम्परेचर 50 हो सकता था, इसका 250, इसकी काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो जाती, इनकी इंक्रीज हो जाती, वो तो नॉन यूनिफॉर्म शेयरिंग हो गया। तो कह रहा ऐसा होगा ही नहीं। क्या हुआ, हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, नॉर्मल विदाउट डे टू डे लाइफ का एग्जांपल अगर हम जो देखते हैं, नो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। अगर आप पिज्जा खाने के, आप अकेले ही थे, आपका कोई भाई बहन नहीं है, तो क्या हुआ, आपकी पूरा पिज्जा आपको ही मिलेगा, आपकी 100% शेयरिंग थी उसके अंदर, 100% प्रोबेबिलिटी थी। अब 2 हो गई, पिज्जा घर पे आ गया, तो अब क्या होगा, एक ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा एक ही खा लेगा या आप खाओगे, तो क्या होगा, अब शेयरिंग होगी। तो जैसे क्या था, जो प्रोबेबिलिटी थी जो हमने फर्स्ट केस में की, एक को मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% कम होगी, वो क्या फेवर करेगा, शेयर करना, तो 2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मान लेते एक सिस्टर भी थे, 3 थे, तो वो एक ही पिज्जा कितने में डिवाइड हो जाएगा, 3 में। अगर बोला कि 4 भाई बहन थे, 2 ब्रदर 2 सिस्टर, तो क्या हुआ, उस पिज्जे के 4 पार्ट बनेंगे। अगर ऐसी 10 होते तो एक को मिलता नहीं, वो 10 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगर 100 होते और मान ले कि पिज्जा का साइज बहुत बड़ा है तो 100 पीस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते हैं, हमारा जो
एनर्जी एक को यानी कि जो भी शेयरिंग होगा, शेयरिंग होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर को मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो यही हमने लिखा था कि एक को नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज। और ये सेकंड पॉइंट में, इसी पॉइंट में हमें क्या पता चला कि शेयरिंग होना फेवर करेगा, तो जिसमें भी नॉन यूनिफॉर्म शेयरिंग होगी वो नहीं प्रोसीड होगा। तो ये था हमारे पास, इसको हम प्रूव भी करेंगे। अब थर्ड एग्जांपल हमने क्या लिया कि हमारे पास एक बुक है जो हाइट पे रखी हुई है, अगर उसको हम ड्रॉप करें किसी भी एक टेबल के ऊपर बच्चे, तो क्या होगा, ड्रॉप करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चेंज आएगा, नेट चेंज अगर हम बात करें तो देखो, जब बुक एक हाइट पे रखी तो उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड होगी, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन है इस फॉलिंग बुक की, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, ये ऑर्गेनाइज्ड काइनेटिक एनर्जी। ये किसमें चेंज हो जाएगी, ये साउंड प्लस, क्योंकि जैसे ही बुक इसे स्ट्राइक करेगी कुछ हमें साउंड सुनाई देगी, और प्लस हमें थर्मल एनर्जी रिलीज होगी सॉरी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि जो टेम्परेचर होगा बोथ बुक का और टेबल का, वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा स्ट्राइक करने के बाद। उसको इतना ज्यादा नहीं होगा कि हम उसको हाथ से टच करके पता कर सके, लेकिन टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाएगा, राइज। तो हम देखें एनर्जेटिक्स की हम बात करें, एनर्जेटिक्स में क्या हुआ, जो इस बुक की ऑर्गेनाइज काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये फॉल कर रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी के अंदर, और हमारे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से। तो यहां पे ऑर्गेनाइज काइनेटिक एनर्जी थी, यहां पे कैसा था, अनऑर्गेनाइज काइनेटिक एनर्जी थी, या रैंडमाइज्ड काइनेटिक एनर्जी। अब बोला कि ये रिएक्शन रिवर्स में क्यों नहीं जा सकती बच्चे, रिवर्स का मतलब क्या था कि बुक जब, अब अगर हम बुक को टेबल पे रखें तो जो हमारी यहां पे रैंडमाइज मोशंस हो गई, जैसी बुक इसे स्ट्राइक करेगी, इसको थर्मल एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, हमारा टेम्परेचर राइज होगा, तो इसकी जो एटम आयन मॉलिक्यूल है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करना, मूव करना फेवर करेंगे, इनको एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो कह रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई एनर्जी तो वापिस से इस टेबल के जितने आयन मॉलिक्यूल्स एटम है वो सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करें, और कहां पर, जहां पर बुक और टेबल का कॉन्टेक्ट हो रखा है, और ये सारे के सारे मोशंस एनर्जी एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो जाए, और उस बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो जाए, और बुक क्या हो जाए, प्रोपेल हो जाए अगेंस्ट हायर एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, यानी कि हायर पोजीशन के ऊपर वापस से बुक अपनी पोजीशन पे आ जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो ये क्या बोला कि जैसे ही, इसका रीजन क्या बोला, आफ्टर डिस्पर्सल ऑफ काइनेटिक एनर्जी बुक, कि जैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्पर्स हो गई बुक के एटम आयन मॉलिक्यूल्स में और इसके टेबल के इसके अंदर, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इन रैंडमाइज मोशंस की, क्योंकि अब ये रैंडमाइज होगी, इनके अलग अलग डायरेक्शन होगी, उनकी रीअपीयरिंग एट द सरफेस, की वापस से वो रीअपीयर हो जाए सरफेस के ऊपर, कहां पर, जहां पर ये दोनों बुक और टेबल कॉन्टेक्ट में है, एंड देन एक्टिंग इन वन डायरेक्शन टू प्रोपेल द ऑब्जेक्ट इन एयर इज नेग्लिजिबल। तो कह रहा है कि आफ्टर डिस्पर्सल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सभी मेरे पास जो ये जो मॉलिक्यूल सेंटर में जो रैंडमाइज मूव कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में एक्ट करें, और वो कहां पर एक्ट करें, जहां पर बुक और टेबल कॉन्टेक्ट में, उसको वापस से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल कर दे, ऐसा नेग्लिजिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसलिए बुक नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, ऑलवेज ऊपर से नीचे ही आई। तो देखो हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल किए, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भाई, एक ही डायरेक्शन में होता है, ये भी हॉट टू कोल्ड ही जाता है, जब हम कॉइन को फ्लिप करेंगे ये भी ऑर्डर से डिसऑर्डर ही जाता है, तो ये रैंडमाइज यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई, नेचुरल प्रोसेस है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर हम बोले सो व्हाट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज, कि भाई डायरेक्शन को कौन डिटरमाइन करेगा, अगर हम बोले तो इट इज नॉट फॉल इन एनर्जी, इट इज नॉट फॉल इन एनर्जी। अगर हम नॉर्मली ऐसा सोचते हैं बच्चे कि अगर हम बोलते हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस या सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा तो अनस्टेबल है, लेकिन जैसे ही अगर उसकी एनर्जी कम हो जाए तो स्टेबल होगा, तो लोग तो हमारे जो सिस्टम है वो क्या होना फेवर करेगा, स्टेबल, यानी कि अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर, तो ऐसा हमें एनर्जी का कोई काम ही पता नहीं चला, इसमें तो एनर्जी का कोई चेंज ही नहीं था। यहां पर हमारे पास हाँ एक ही एनर्जी क्या हुई, देखो इसकी डिक्रीज हुई तो इसकी क्या हुई, इंक्रीज हुई, ओवरऑल डिक्रीज हो ना, अरे ऐसा नहीं बोल सकते ओवरऑल डिक्रीज हो गई, क्योंकि इसकी तो इंक्रीज हुई है, तो यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस फिनोमिना को फॉलो किया, तो एनर्जी तो कांस्टेंट थी भाई, जितनी इनिशियली थी उतनी ही फाइनली है। ऐसे ही जब टेबल और बुक का ये स्ट्राइक हुआ, इसके अंदर भी क्या हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
इसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, लेकिन लॉस्ट नहीं हुई है। अरे बुक ने लॉस नहीं किए, बुक कन्वर्ट हो गई। इसकी पोटेंशियल पहले काइनेटिक में, काइनेटिक साउंड और थर्मल में। अरे ऐसा नहीं है कि पहले एनर्जी ज्यादा थी अब कम होगी बुक की, वो कन्वर्ट हो गई एक फॉर्म। तो यहां पर इन दोनों के अंदर तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ना तो एनर्जी का कोई चेंज हुआ, इसमें भी एनर्जी का कोई चेंज नहीं था। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये उस डायरेक्शन में जाएगी जिसमें एनर्जी चेंज हो जाएगा? तो यहां पे तो कोई एनर्जी का चेंज ही नहीं हो रहा, ना डिक्रीज हो रहा। तो हम यहां पे क्या बोल देंगे, देयरफॉर द डायरेक्शन इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या चेंज इज नॉट गवर्न बाय एनर्जी चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे अभी स्टार्टिंग का यहां तक का, कि जैसा हम सोचते हैं कि अगर हम बोले कि ऐसी डायरेक्शन जिसमें एनर्जी डिक्रीज हो जाए वो उसकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डायरेक्शन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि इन केसेस में तो क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो ये रीजन नहीं हो सकता कि एनर्जी गवर्न करेगी उसको, या जिस डायरेक्शन में एनर्जी डिक्रीज होगी वो डायरेक्शन होगी, ऐसा नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं डायरेक्शन थ्रू डिसऑर्डर। अब हम डिसऑर्डर को देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है गैस एक्सपेंड होती है तो एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंड होती है, वो एक्सपेंड होगी, वो कंप्रेस होना फेवर नहीं करेगी। टेम्परेचर हॉट टू कोल्ड फ्लो करेगा, यानी कि हीट हॉट टू कोल्ड जाएगी हमारे पास। तो अब ऐसा होता है, या जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अरे ऑर्डर से क्या होता है, डिसऑर्डर। तो सभी के अंदर, सभी केस में क्या होगा, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाती है। तो हम देखेंगे डायरेक्शन थ्रू डिसऑर्डर, क्या ये ठीक है या गलत है।